हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बताएंगे। वो भी विस्तार से बताएंगे, पूरा जीवन परिचय बताएंगे एकदम विस्तार पूर्वक। वीडियो लंबी होगी तो बने रहिए हमारे साथ। जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख साहित्यकार हैं। उनका जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके द्वारा लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके द्वारा आज भी काल निर्धारण एवं पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता ली जाती है। शुक्ल जी ने इतिहास लेखन में रचनाकार के जीवन और पाठ को समान महत्व दिया। हिंदी में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात उन्हीं के द्वारा हुआ। हिंदी निबंध के क्षेत्र में भी शुक्ल जी का महत्वपूर्ण योगदान है। भाव मनोविकार संबंधित मनोविश्लेषणात्मक निबंध उनके प्रमुख हस्ताक्षर हैं। उन्होंने प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से साहित्य तत्व एवं रस आदि की पुनर्व्याख्या की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 में बस्ती जनपद के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री चंद्रवली शुक्ल सरकारी कर्मचारी थे। पिता चंद्रवली शुक्ल की नियुक्ति सदर कानूनगो के पद पर मिर्जापुर में हुई तो समस्त परिवार मिर्जापुर में आकर रहने लगा। समय शुक्ल जी की अवस्था 9 वर्ष की थी। उनकी माता का देहांत हो गया। मातृशोक के अभाव के साथ साथ माता से मिलने वाले दुख ने उन्हें उनके व्यक्तित्व को अल्पायु में ही परिपक्व बना दिया। अध्ययन के प्रति लगनशीलता शुक्ल जी में बालकाल से ही थी, किंतु इसके लिए उन्हें अनुकूल वातावरण न मिल सका। किसी प्रकार उन्होंने एंट्रेंस और एफए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। उनके पिता की इच्छा थी कि शुक्ल जी कचहरी में जाकर दफ्तर का काम सीखे, किंतु शुक्ल जी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। पिताजी ने उन्हें वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजा और उनकी रुचि वकालत में न होकर साहित्य में थी। अतः परिणाम यह हुआ कि वे उसमें अनुत्तीर्ण रहे। शुक्ल जी के पिता ने उन्हें नायब तहसीलदारी की जगह दिलाने का प्रयास किया, किंतु उनकी स्वाभिमानी प्रकृति के कारण यह संभव न हो सका। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राठ हमीरपुर में हुई। इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद इनका नियमित विद्यालय शिक्षा का क्रम टूट गया। मिर्जापुर के ही मिशन स्कूल में कला अध्यापक के रूप में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। बाद में शुक्ल जी हिंदी शब्द सागर के संपादन में वैतनिक सहायक के रूप में बनारस आ गए। यहीं पर काशी नगरी परिचारणी सभा के विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए ख्याति प्राप्त की। आप अपने आचार्य राम शुक्ल कुछ दिनों तक नागरिक परिचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। कोर्स का कार्य पूरा हो जाने के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक के रूप में नियुक्त हो गए। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात आचार्य राम शुक्ल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष हो गए। वे बराबर साहित्य, मनोवैज्ञानिक, इतिहास आदि के अध्ययन में लगे रहे। इन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी के साहित्य का गहन अनुशीलन किया। इन्होंने हिंदी शब्द सागर के साथ नागरिक परिचारणी पत्रिका का भी संपादन किया। सन 1937 में वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए एवं इस पद पर रहते हुए सन 1943 में उनकी हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। कृतियां। शुक्ल जी ने निबंध, शोध, इतिहास एवं समालोचना के क्षेत्र में त्रिस्तरीय ग्रंथों की रचना की। आचार्य रामचंद्र की कृतियों का परिचय इस प्रकार है। निबंध साहित्य चिंतामणि तथा विचारवाद भी थे। आचार्य राम शुक्ल के निबंध संग्रह हैं। समालोचना साहित्य सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, त्रिवेणी, रश्मिमांसा, इतिहास ग्रंथ, हिंदी इतिहास का साहित्य। संपादित ग्रंथ कौन कौन से हैं? जायसी, ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरिक परिचारणी पत्रिका। वर्ण विषय
शुक्ल जी ने प्राय साहित्य और मनोवैज्ञानिक निबंध लिखे हैं। साहित्य निबंधों के 3 भाग किए जा सकते हैं। सैद्धांतिक आलोचनात्मक निबंध। कविता क्या है? काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्तिवाद आदि निबंध सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। आलोचना के साथ साथ अन्वेषण और गवेषणा करने की प्रवृत्ति भी शुक्ल जी में पर्याप्त मात्रा में है। हिंदी साहित्य का इतिहास उनकी इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। नंबर 2, व्यवहारिक आलोचनात्मक निबंध। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धूम भूमि आदि निबंध व्यवहारिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। मति मनोवैज्ञानिक निबंध। मनोवैज्ञानिक निबंध में करुणा, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा, ग्लानि, क्रोध, लोभ, प्रीति आदि भावुक मनोविकारों पर लिखे गए निबंध आते हैं। शुक्ल जी के ये मनोवैज्ञानिक निबंध सर्वथा मौलिक हैं। उनकी भांति किसी भी अन्य लेखक ने उपयुक्त विषय पर इतनी पूर्णता के साथ नहीं लिखा। शुक्ल जी के निबंधों में उनकी अभिरुचि, विचारधारा, अध्ययन आदि का पूरा समावेश है। वे लोक दर्श के पक्के समर्थक थे। इस समर्थन की छाप उनकी रचनाओं में सर्वत्र मिलती है। भाषा। शुक्ल जी की भाषा पर पूर्ण अधिकार था। उनकी भाषा विषय रूपी परिवर्तित होती है। गंभीर एवं साहित्यिक विषय पर लिखते समय भाषा शब्द प्रधान नहीं है। व्यवहारिक विषयों पर लिखते समय उनका सरल स्वरूप सम्मुख आया है। भाषा का सुसंगठित व्यर्थ का एक ही शब्द न आना तथा मुहावरों, लोकोक्तियों और सूक्तियों का प्रयोग आचार्य शुक्ल लेखक की विशेषता है। शुक्ल जी के गद्य साहित्य की भाषा खड़ी बोली है और उसके प्राय 2 रूप हैं। नंबर 1, क्लिष्ट और जटिल। गंभीर विषयों के वर्णन तथा आलोचनात्मक निबंधों का भाषा का क्लिष्ट रूप मिलता है। विषय की गंभीरता के कारण ऐसा होना स्वाभाविक भी है। गंभीर विषय को व्यक्त करने के लिए जिस संयम और शक्ति की आवश्यकता होती है वह पूर्णतः विद्यमान है। अतः इस प्रकार को भाषा क्लिष्ट और जटिल होते हुए भी स्पष्ट है। उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है। नंबर 2, सरल और व्यवहारिक। भाषा का सरल व्यवहारिक रूप शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंधों में मिलता है। इसमें हिंदी के प्रचलित शब्दों को ही अधिक ग्रहण किया गया तथा स्थान उर्दू और अंग्रेजी के अति प्रचलित शब्दों को भी प्रयोग हुआ है। भाषा को अधिक सरल और व्यवहारिक बनाने के लिए शुक्ल जी ने तड़क, फड़क, अटकल, पच्चू आदि ग्रामीण बोलचाल के शब्दों को भी अपनाया तथा 9 दिन चले, अढ़ाई कोस को, जिसकी लाठी, जिसकी भैंस, पेट फुलाना, कांटों पर चलना आदि कहावतों व मुहावरों को भी प्रयोग निसंकोच होकर किया है। शुक्ल जी का दोनों प्रकार की भाषा पर पूर्ण अधिकार था। वह अत्यंत संबद्ध, परिमार्जित, पौर्ण व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण निर्दोष है। इसमें रसमात्र भी शिथिलता नहीं। शब्द मोतियों की भांति वाक्यों के सूत्र में गुथे हुए, एक भी शब्द निरंतक नहीं। प्रत्येक शब्द का अपना पूर्ण महत्व। साहित्य में स्थान पढ़ लेते हैं। साहित्य में स्थान। शुक्ल जी हिंदी साहित्य की कीर्ति स्तंभ में। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात उन्हीं के द्वारा हुआ। तुलसी, सूर जैसी निष्पक्ष, मौलिक और विद्वतापूर्ण आलोचनाएं उन्होंने प्रस्तुत की, वैसी अभी तक कोई ना कर सका। शुक्ल जी की आलोचनाएं हिंदी साहित्य की अनुपम विधियां। हिंदी के निबंध के क्षेत्र में शुक्ल जी का स्थान बहुत ऊंचा है। वे श्रेष्ठ मौलिक निबंधकार थे। हिंदी में गद्य शैली के सर्वश्रेष्ठ प्रस्थापकों में आचार्य राम शुक्ल जी का नाम सर्वोपरि है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण से भाव, विभाव, रस आदि की उदार व्याख्या की। साथ ही साथ विभिन्न भावों की व्याख्या में अपना पांडित्य, मौलिकता और सूक्ष्म परीक्षण पग पर दिखाई देता है। हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना को परिचय और सामान्य विवेचन के धरातल से ऊपर उठाकर गंभीर स्वरूप प्रदान करने का श्रेय शुक्ल जी को ही काव्य में रहस्यवाद निबंध पर इन्हें हिंदुस्तान अकादमी से 500 रुपये तथा चिंतामणि पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। शैली। शुक्ल जी के लेखन शैली के अनेक रूप हैं जो संक्षेप में इस प्रकार है। नंबर 1, समीक्षात्मक शैली। इसका प्रयोग प्रधान रूप से समालोचनात्मक निबंधोत्तर ग्रंथों में हुआ है। नंबर 2, गवेषणात्मक शैली। शोध प्रधान विषयों पर लिखते समय इसका पूर्ण रूप सामने आया। नंबर 3, विचारात्मक शैली।
साहित्य विषयों पर लिखते समय इस शैली का प्रयोग हुआ है। नंबर 4 वर्णनात्मक शैली, वर्ण और विवरण के प्रसंग में शैली भी अपनाई गई है। नंबर 5 सूक्तिपरक शैली, शुक्ल जी की यह विशिष्ट शैली है। आप सूक्तिपरक वाक्य का प्रयोग करके विषय को रोचकता तथा गंभीरता प्रदान करते हैं तथा विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। नंबर 6 हास्य व्यंग्यात्मक शैली, गंभीरता को कम करने के लिए शुक्ल जी ने बीच बीच में हास्य व्यंग्य शैली का प्रयोग किया है। कार्यक्षेत्र, मिर्जापुर के तत्कालीन कलेक्टर ने आचार्य शुक्ल को एक कार्यालय में नौकरी भी दे दी। वह हेड क्लर्क से उनके स्वाभिमानी स्वभाव की पटी नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। फिर कुछ दिनों तक आचार्य शुक्ल मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक रहे। सन 1909 से 1910 ईस्वी के लगभग वे हिंदी शब्द सागर के संपादन में वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए हैं। वह काशी नगरी पिचाणी सभा के विभिन्न कार्यों को करते हुए उनकी प्रतिभा चमकी। नगरी पिचाणी पत्रिका का संपादन उन्होंने कुछ दिनों तक किया था। कोश का कार्य समाप्त हो जाने के बाद शुक्ल जी की नियुक्ति काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक के रूप में हो गई। वहां से 1 महीने के लिए वे अलवर राज्य में नौकरी के लिए गए, पर रुचि का काम न होने से पुनः विश्वविद्यालय लौट आए। सन 1937 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष नियुक्त हुए, पर इस पद पर रहते हुए ही सन 1941 ईस्वी में उनकी सांस के दौरे से हृदय गति बंद हो जाने से मृत्यु हो गई। महत्वपूर्ण विशेषताएं, उनकी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता समसामयिक काव्य चिंतन संबंधी जागरूकता है। उन्होंने जिन साहित्य मीमांसकों एवं रचनाकारों को उद्धृत किया है, उनमें से अधिकांश को आज भी हिंदी के तमाम आचार्य और स्वनाम धन आलोचक नहीं पढ़ते। संभवतः आचार्य शुक्ल उन प्रारंभिक व्यक्तियों में होंगे। उन्होंने इलियट और कमेंजिक जैसे रचनाकारों को भारतवर्ष में पहली बार उल्लेख किया। 1935 ईस्वी में इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन की साहित्य परिषद के अध्यक्ष पद से दिया गया। भाषण काव्य में अभिव्यंजनात्मक रूप से इस जागरूकता के संबंध में सबसे अधिक दर्शन होते हैं। उन्होंने J.S. फ्लिट की चर्चा की तथा हेरोल्ड मुनरे की तारीफ की तथा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अध्यापकों द्वारा लिखित संघ प्रकाशी आलोचनात्मक निबंधों के संग्रह के उदाहरण दिए। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय किया, पहली बार हिंदी में शुक्ल जी ने सामाजिक मनोवैज्ञानिक आधार पर किसी कवि की विवेचना करके आलोचना को एक व्यक्तित्व प्रदान किया, उसे जड़ से गतिशील किया और उन्होंने सामाजिक संदर्भ को महत्व प्रदान किया एवं दूसरी ओर रचनाकार की व्यक्तिगत मन स्थिति का हवाला दिया। शुक्ल जी के व्यक्तित्व का एक गुण यह भी है कि वे श्रुति नहीं मुनि मार्ग के अनुयायी थे। किसी को मत विचार या सिद्धांत को उन्होंने बिना अपने विवेक की कसौटी पर कसे स्वीकार नहीं किया। यदि उनकी बुद्धि को वह ठीक नहीं जचा तो उसके प्रत्याख्यान में तनिक भी मोह नहीं दिखाया। इसी विश्वास के कारण वे कोचे, रविंद्र कुंतक, ब्लेक या स्प्रिंगर की समीक्षा कर सके थे। आलोचना के क्षेत्र में उन्होंने सदैव लोक संग्रह की भूमिका पर काव्य को परखना चाहकर लोक संग्रह संबंधी धारणा में उनकी मध्यम वर्गीय तथा कुछ मध्ययुगीन नैतिकता एवं स्थूल आदर्शवाद का भी मिश्रण है। इस कारण उनकी आलोचना यथतंत्र संकलित भी हुई। शुक्ल जी ने अपने समीक्षा दर्श में एक अनुभूति को दूसरे तक पहुंचाया काव्य का लक्ष्य माना है तथा इस प्रश्न के द्वारा मनुष्य को सजीवता के प्रमाण मनोविकार को परिशिष्ट करके उनके उपयुक्त आलम्बन लाने में उसकी सार्थकता और सिद्धि देखिए। कवि की अनुभूति को संपूर्ण विश्व में व्याप्त समझने के कारण उन्होंने कवि कर्म के लिए यह महत्वपूर्ण माना है कि वह प्रत्येक मानव स्थिति में अपने को ढालकर उसके अनुरूप भाव का अनुभव करें। इस कसौटी की अग्नि परिणति ही ऐसी भाव दशाओं के लिए अधिक अवकाश होने के कारण उन्होंने महाकाव्य का खंड काव्य या मुक्तक काव्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया है। इसी कारण रोमांटिक, रहस्यात्मक या लिरिकल संवेदना वाले काव्य को भी उतनी सहानुभूति नहीं दे सके। साधनीकरण, शुक्ल जी असाधारण वस्तु योजना अथवा ज्ञानातीत दिशाओं के चित्रण के पक्षपाती भी
इसलिए नहीं थी कि उनमें प्रेषणीयता में बात समझती पहुँचती है। इस सिद्धांत के स्वीकरण के फलस्वरूप साधनीकरण के संबंध में कुछ नई व्याख्या देते हुए उन्होंने आलम्बन धर्म का साधनीकरण माना। यह उनके स्वतंत्र काव्य चिंतन तथा अपने अध्ययन के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष का परिचायक भी है। अपनी क्लासिकल दृष्टि के कारण ही उनके काव्य में कल्पना को अधिक महत्व नहीं दिया। अनुभूति प्रसूत भावुकता उन्हें स्वीकार थी, कल्पना प्रसूत नहीं। इस धारणा के कारण वे छायावाद जैसे काव्य आंदोलनों को उचित मूल्य नहीं दे सके। इसी कारण शुद्ध चमत्कार एवं अलंकार वैचित्र को भी उन्होंने निम्न कोटि प्रदान किया। अलंकार को उन्होंने वर्ण प्रणाली मात्र माना। उनके अनुसार अलंकार का काम वस्तु निर्देश नहीं है। इसी प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि उन्होंने लाक्षणिकता, औपचारिकता आदि को अलंकार से भिन्न शैली तत्व के अंतर्गत माना है। काव्य शैली के क्षेत्र में उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थापना व्योम ग्रहण की श्रेष्ठ मानने संबंधी है। वैसे ही जैसे वस्तु काव्य वस्तु के क्षेत्र में प्रकृति चित्रण संबंधी विशेष आग्रह उनकी अपनी देन है। भाव योग, शुक्ल जी ने भाव को कर्मयोग एवं ज्ञानियों के समकक्ष रखते हुए भाव योग कहा, जो मनुष्य के हृदय को मुक्त अवस्था में पहुंचाता है। काव्य को मनोरंजन के हल्के फुल्के उद्देश्य से हटाकर इस गंभीर दायित्व को सौंपने में उनकी मौलिक एवं आचार दृष्टि दर्शक भव्य कविता को शेष दृष्टि के रागात्मक संबंध स्थापित करने वाला साधन मानते हैं। वस्तुतः काव्य को शक्ति के शील विकास को महत्वपूर्ण एवं श्रेष्ठतम स्थान उन्होंने माना। सार्वजनिक विचार, नवीन साहित्य रूप एवं विचाराधीन चरित्र विधान की नई परिपाटियों के कारण उन्होंने अपने रस सिद्धांत में केवल साधनीकरण का ही नई सिरे से विवेचन नहीं किया, साथ ही रसात्मक बोध के विभिन्न रूपों की चर्चा करते हुए अपेक्षाकृत हीनतर रस दशा एवं शील वैचित्र बोध का विचार किया। वर्ण विषय की दृष्टि से भी उन्होंने सिद्धावस्था और साधनावस्था की दृष्टि से विभाजन किया। काव्य के अतिरिक्त उन्होंने अपने साहित्य में निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि साहित्य रूपों के स्वरूप में भी संक्षिप्त पर महत्वपूर्ण सार्वजनिक विचार प्रकट किए। समीक्षा दृष्टि, शुक्ल जी की समीक्षा का मूल स्वर यद्यपि व्याख्यात्मक है, पर आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने आकलन संबंधी निर्णय लेने में साहित्य की कमी नहीं दिखाई। इसका सबसे बड़ा प्रमाण उनके इतिहास का आधुनिक काल से संबंधित अंश है। यह अवश्य है कि इन निर्णयों का या व्याख्याओं में उनके व्यक्तित्व एवं वर्णगत आग्रह तथा उस युग तक की इतिहास दृष्टि की सीमा की वस्तुता शुक्ल जी समीक्षा के प्रथम उठान के चरम विकास थे और आगे जिन लोगों ने उनका अनुमोदन किया वे वही महत्वपूर्ण हुए। शुक्ल जी की समीक्षा दृष्टि की संभावनाएं बहुत विकासशील नहीं थी। साहित्यिक इतिहास लेखक आचार्य राम शुक्ल हिंदी के प्रथम साहित्यिक इतिहास लेखक हैं। उन्होंने मात्र कवि पत्र संग्रह से आगे बढ़कर शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की विभिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए गए सुसंगठित काल विवाह की ओर ध्यान दिया। इस प्रकार उन्होंने साहित्य को शिक्षित जनता के साथ समृद्ध किया और उनका साहित्य केवल कवि जीवनी या ढीले सूत्र में गुत्थी आलोचना से आगे बढ़कर सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति से संकलित हो उठा। वह कभी मात्र व्यक्ति न रहकर परिस्थिति के साथ आवृद्ध होकर जाति के कार्यकलाप को भी सूचित करने लगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने सामान्य प्रवृत्तियों के आधार पर काल विभाजन और उन गुणों को नामकरण किया। इस प्रवृत्ति शाम और युग के अनुसार कवियों को समुदायों में रखकर उन्होंने सामूहिक प्रभाव की ओर ध्यान दिया। इस प्रकार उन्होंने साहित्य को शिक्षित जनता के साथ समृद्ध किया और उनके साहित्य केवल कवि जीवनी या ढीले सूत्र में गुंदी आलोचना से आगे बढ़कर सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति से संकलित हो उठा। वह कभी मात्र व्यक्ति न रहकर परिस्थिति के साथ आवृद्ध होकर जाति के कार्यकलाप को भी सूचित करने लगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों, वीडियो मैंने पहले पढ़ा चुका, फिर भी बता दे रहा हूँ फिर से। इसके अतिरिक्त उन्होंने सामान्य प्रवृत्तियों के आधार पर काल विभाजन और उन युगों का नामकरण किया। इस प्रवृत्ति साम एवं युग के अनुसार कवियों को समुदाय में रखकर उन्होंने सामूहिक प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया। वस्तुतः उनका समीक्षक रूप यहाँ पर भी उभर आया और उनकी रसिक दृष्टि कवियों के काव्य सामर्थ्य के उद्घाटन में अधिक प्रवृत्त हुई। तत्वों की खोजबीन की ओर कम जो साहित्य प्रभाव के उत्थान पतन के दौरान उन्होंने अपनी लोक संग्रह वाली कसौटी करना चाहा, पर उनकी दृष्टि इतिहास दृष्टि निर्मल नहीं थी। यह उस समय तक प्रबुद्ध
वर्ग के इतिहास संबंधी चेतना की सीमा भी थी। शीर्घी युग और कवियों के कारण संबंध की असंगतियां सामने आने लगी, जैसे कि भक्ति काल के उद्धव संबंधी उनकी धारणा बहुत शीघ्र अयार्थ सिद्ध हुई। वस्तुतः साहित्य को शिक्षित जन नहीं, सामान्य जन चेतना के साथ समृद्ध करने की आवश्यकता थी। उनका औसतवाद का सिद्धांत भी अवैज्ञानिक है। इस अवैज्ञानिक सिद्धांत के कारण ही उन्हें कवियों का एक फुटकल खाता भी खोलना पड़ा था। यदि वे युगों के विभिन्न अंतर्विरोधों को राहत कर सके होते तो ऐसी असंगति ना आती। निबंधकार आचार्य राम शुक्ल का तीसरा महत्वपूर्ण व्यक्तिगत निबंधकार है। उनके निबंधों के संबंध में बहुधा यह प्रश्न उठाया गया कि वे विषय प्रधान निबंधकार हैं या व्यक्ति प्रधान। वस्तुतः उनके निबंध आत्मव्यंजक या भावात्मक जो किसी प्रकार की कही ना जा सकते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि बीच बीच में आत्मवरक अंश या अंश आ गए हैं, जो ऐसे अंश इतने कम है कि उनको प्रमाण नहीं माना जा सकता। उनके निबंध अत्यंत गहरे रूप में बौद्धिक एवं विषयनिष्ठ हैं। उन्हें हम ललित निबंध की कोटि में नहीं रख सकते। इन निबंधों में जो गंभीरता, विवेचन में जो पंडित एवं तार्किकता एवं शैली में जो कसाय मिलता है, वह इन्हें अभूतपूर्व दीप्ति दे देता है। वास्तव में निबंधों के क्षेत्र में शुक्ल जी की परंपरा हिंदी में बराबर चलती जा रही है। इसे यो भी कहा जा सकता है। उनके निबंधों के आलोक पुंज के समक्ष कुछ दिनों के लिए ललित भावात्मक निबंधों का परिणयन एकदम विरल हो गया है। उनके महत्वपूर्ण निबंधों को मनोविकार संबंधी, सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी एवं व्यवहारिक समीक्षा संबंधी 3 भागों में बांटा जा सकता है। यद्यपि इनमें आंतरिक संबंध सूत्र बना रहता है। इनमें भी प्रथम प्रकार के निबंध शुक्ल जी के महत्तम लेखन के अंतर्गत परिगणनीय हैं। उन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली में फुटकर कविताएं लिखी तथा एडविन आर्नोल्ड के लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र के नाम से ब्रजभाषा में पदानुवाद से किया। मनोवैज्ञानिक इतिहास, संस्कृति, शिक्षा एवं व्यवहार संबंधी लेखों एवं पत्रिकाओं को भी अनुवादन किए हैं। दर्शन के क्षेत्र में भी उनकी विश्व प्रपंच पुस्तक उपलब्ध है। संपूर्ण लेखन में उनका सबसे महत्वपूर्ण एवं काल यही एवं जयी रूप समीक्षक, निबंध लेखक एवं साहित्य इतिहासकार के रूप में प्रकट हुआ। साहित्यिक योगदान बढ़ लेते हैं हम। बहुमुखी प्रतिभा के धनी शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के उन्नयकों में अति विशेष स्थान प्राप्त है। आचार्य राम शुक्ल निबंधकार, समालोचक, संपादक, अनुवादक, कोशकार आदि विभिन्न रूपों में हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी के मनोवैज्ञानिक निबंध लेखन परंपरा का जनक माना जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की। इस दृष्टि से उनका हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी विशिष्ट स्थान है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा विस्तार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बता दिया है। विस्तार पूर्वक बताया। वीडियो लंबी है तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।